तो हाँ चलो स्टूडेंट, देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है क्या नहीं, ये इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब आगे हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, क्लियर था ना सभी को कि सॉरी मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर थी ना सभी को? यस मैम। अब करते हैं हम टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखो जो टाइप्स हैं जो इसके मेनली आपके सिलेबस में, सिलेबस क्या वैसे मेनली आपकी 7 टाइप्स रहती हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की, यानी कि व्यापार की शर्तों के साथ आपकी टाइप्स हैं। अलग अलग टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार की शर्तें अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी हैं। जैसे कि अगर हम पहले अपनी कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसको हम शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें भी कहते हैं, या जिसको हम सिंपल एंड शॉर्ट वस्तु व्यापार शर्तें भी कहते हैं, वो हमें टॉल्जिंग ने दिया था। ठीक है, उसके बाद जैसे ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड है, जिसको हम सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें कहते हैं, ये भी टॉल्जिंग ने ही दिया था। तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं कि ये है क्या क्या नहीं। तो सबसे पहली जो टर्म जो बेसिकली टाइप है वो है आपकी कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसको आप वस्तु व्यापार शर्तें बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, दिया सबसे पहली बात किसने, इसको प्रोफेसर टॉजिंग ने दिया था। ठीक है, इसको हम नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हम शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें। अब होता क्या है, ये बेसिकली जो हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ा था ना, जो मेन डेफिनेशन हम पढ़ी थी, ये वही चीज है कि जब आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड बेसिकली ये रेशो है किसका, आपके एक्सपोर्ट के प्राइसेस का और इंपोर्ट के प्राइसेस का। ठीक है, एक टाइम गिवन टाइम पीरियड पे आपके एक्सपोर्ट के प्राइसेस क्या है और इंपोर्ट के प्राइसेस क्या है, उसका जो रेशो होता है वो कहलाता है आपका कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि वस्तु व्यापार शर्तें। ठीक है मैम, अब हम इसका ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड नहीं पढ़ेंगे क्या? बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको कि वो करने से पहले हम टाइप्स करेंगे, बोला तो अभी थोड़ी देर पहले। मैम आज नेटवर्क इशू है तो आवाज कट ऑफ हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, वो करेंगे हम, नो डाउट वो भी करेंगे, लेकिन पहले हम टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जो आपका कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड का अगर हम फॉर्मूले की रेशो की टर्म्स में उसमें बात करते हैं, तो टीसी लिखा हुआ है। टीसी क्या है, आपकी वस्तु व्यापार की शर्तें। टीएक्स अपॉन में पीएम क्या है, आपके इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन में इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। ठीक है, ये जैसे कि आपने नॉर्मल बार्टर टर्म ऑफ सॉरी आपने जो नॉर्मल टर्म ऑफ ट्रेड की जो फॉर्मूला पढ़ा था वही चीज है ये कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब अगर आपको दो डिफरेंट टाइम पीरियड पे अगर आपको कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर आपको मेजर करनी हो, तो आप कैसे तो लिखोगे, इसको लिखने का तरीका क्या है कि जो इनके इंडेक्सेस हैं, यानी कि जो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस है, उसके साथ आप 1, 0, 2 लगा दोगे। अब 0 का मतलब हमेशा होता है बेस ईयर। ठीक है, 1 होगा करंट ईयर, 0 हो जाएगा बेस ईयर। अगर दो टाइम पीरियड ले लिए हमने तो इसका फॉर्मूला बनेगा px1 अपॉन में pm1 रेशो px 0 अपॉन में pm 0। अब 0 क्या है आपका, देखो px तो हर जगह वही रहेगा, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस ही रहेगा, pm आपका इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस ही रहेगा। लेकिन 0 और 1 आपके शो करेंगे आपके टाइम पीरियड। 0 आपका बेस ईयर होगा और 1 होगा आपका करंट ईयर, यानी कि जो आपका अभी जो आप बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष, ठीक है, करंट यानी कि वर्तमान वर्ष। अब इसमें हमने ऐसे दो टाइम पीरियड हमने क्यों लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली अगर हमें कंपैरिजन करके देखना होता है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। बेस ईयर को हमेशा आप बेस ईयर के जो इंपोर्ट प्राइसेस या एक्सपोर्ट प्राइसेस है उनको आप 100 लेके चलोगे। इसीलिए जो नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड और जो बेस ईयर का आएगा उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि देखो इंपोर्ट प्राइसेस और एक्सपोर्ट प्राइसेस वो अगर हम 100 मान के चल रहे हैं तो कैंसिल आउट होकर तो 1 ही बचेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो नेट पार्ट ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड जो बेस ईयर का होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपको कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन किससे करोगे, आप अपने करंट ईयर से कंपैरिजन करोगे। तो करंट ईयर के जो एक्सपोर्ट प्राइसेस दे रखी हो, मतलब इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस दे रखी हो, और जो आपके बेस ईयर के इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस दे रखे हैं उसे डिवाइड करो, वैल्यू निकालो। अब ये हमने पहले भी देख लिया था कि अगर आपके 1.5 अगर आपका इसका वैल्यू आती है करंट ईयर के इसकी करंट ईयर की
व्यापार की शर्तों की करंट ईयर की अगर आपकी वैल्यू 1.5 आ गई, इसका मतलब क्या है कि 50% अब आपको बेस ईयर से ज्यादा आपको इम्पोर्ट मिलेंगे। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके थे। अगर वैल्यू 1.5 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अब जो आपको आपके जो करंट ईयर के एक्सपोर्ट के बदले में आपको 50% ज्यादा इम्पोर्ट्स मिलेंगे। वैसे ही अगर आपके अनफेवरेबल होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी ना। अगर 1 से वैल्यू कम होती है दैट मीन्स क्या होगा, आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कैसे हैं, आपके अनफेवरेबल हो जाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में हमने इसके रिगार्डिंग बात कर दी थी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मेजर है ना बार्टर, ये सॉरी, ये जो आपका कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के चेंजेस को शो करता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये बेसिकली आपकी जो परचेजिंग पावर है उसको भी मेजर करेगा, क्योंकि आप जब आप ये बात कर रहे हो कि आपके एक्सपोर्ट के बदले में कितने इंपोर्ट्स मिलेंगे, दैट मीन वो आपकी परचेजिंग पावर की बात कर रहा है। ठीक है, और जहां पे भी नॉर्मल अगर आप टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात आप देखते हो, यानी कहीं पे अगर लिखा हो टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो उस टाइम पे हम नॉर्मली कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें, तो क्रिटिसिज्म में हमने जैसे कि अभी बात करी कि शॉर्ट टाइम पीरियड को ही शो करता है, तो लॉन्ग टाइम पे लॉन्ग पीरियड में लॉन्ग टर्म के चेंजेस को शो नहीं करता है, उससे कोई तो उसके बारे में कुछ नहीं बताता ये। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात करता है। जो और भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो और अदर आइटम्स होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी भुगतान शेष में, जैसे कि आपकी जो कैपिटल ट्रांजेक्शन थी, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन थी, उनके बारे में ये टर्म ऑफ ट्रेड नहीं बताता कुछ। ठीक है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के बारे में नहीं बताता है ये पार्ट ऑफ ये टर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो कुछ ये इसकी क्रिटिसिज्म है। मेनली इसमें आप इसका फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूले सभी के आपके अलग अलग है, तो आपको ये याद होने चाहिए, और किसने ये टर्म, कौन सा टर्म ऑफ ट्रेड किसने दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड के बाद है आपका ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। अभी जो हमने किया वो तो नेट था, अब है आपका ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, यानी कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें। ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड भी किसने दिया, ये आपके प्रोफेसर टॉजिन ने ही दिया था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो प्राइस इंडेक्सेस की बजाय आप यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स लेते हैं। वहां पे तो हमने प्राइस इंडेक्स लिया था ना, फॉर्मूले में क्या था आपका, पीएम अपॉन में पीएक्स था। यहाँ पे हम इसके क्वांटिटी इंडेक्स लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस इंडेक्स नहीं लेते। ठीक है, तो जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है आपका, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स अपॉन में क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स बनता है। ठीक है ना? फॉर्मूला सभी को क्लियर होना चाहिए कि आपका क्यूएम क्या शो करता है, क्यूएक्स क्या शो करता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर जैसे हमने उसके अंदर किया कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में किया था, उसी तरीके से इसमें भी अगर दो टाइम पीरियड के बीच में भी आप उसमें कंपैरिजन करना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, QM1 अपॉन में QX1 का रेशियो अगर हम देखेंगे किसके साथ, QM0 अपॉन में QX0, यानी कि वही करंट ईयर और बेस ईयर। ठीक है, अब मेजर करने का तरीका वही है जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, इसको आप देख लेना। उसके बाद है आपके इनकम टर्म ऑफ ट्रेड। अब देखो, जो इनकम टर्म ऑफ ट्रेड है ना, ये दिया था जीएस डॉरेंस। किसने दिया था, जीएस डॉरेंस ने दिया। ये इम्प्रूव वर्जन है नेट कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का। जो पहले वाला कॉमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड से पढ़ा था हमने, उसका इम्प्रूव वर्जन है। इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, अपनी जो क्वांटिटी जो इंडेक्स था ना एक्सपोर्ट का, उसके साथ। तो देखो, मैम हमें ये इन्होंने वैल्यू दे रखी है 166। एक सेकेंड।
हाँ जी बोलो, अब क्या कह रहे थे? मैम इन्होंने ये एग्जाम्पल दे के बता रखा, जैसे QM1166 है, QX1। ये आप बताओगे, ये आप बताओगे, ठीक है, लेकिन कोई एक कंडीशन आप उठा के बता दो कि अगर अनफेवरेबल होता है तो कैसे होगा, ठीक है, वो चीज आप बताओगे, ठीक है ना। तो अगर आगे है आपका इनकम टर्म ऑफ ट्रेड। इनकम टर्म ऑफ ट्रेड किसने दिया? जीएस लॉरेंस ने दिया। इम्प्रूव वर्जन है ये इसका नेट कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का। और इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हो? इसको आप फाइंड आउट करते हो नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला था ना, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको क्वांटिटी, जो एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी का जो इंडेक्स था ना उसके साथ, यानी कि पी वाई, यानी कि आपका जो इनकम टर्म ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या बन गया? नेट कॉमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड। अब नेट कॉमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या था? पी एक्स अपॉन में पीएम था। मल्टीप्लाई करना है हमें क्यू एक्स, यानी कि इंडेक्स ऑफ क्वांटिटी एक्सपोर्टेड के साथ, तो वो हमने इसमें मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे जो ये इनकम टर्म ऑफ ट्रेड है ना, ये आपको एक चीज और शो करता है, ये शो करता है कि आपकी इंपोर्ट की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कैपेसिटी टू इंपोर्ट भी शो करता है। कैसे शो करेगा वो देखो। नॉर्मली आपके जो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इक्विलिब्रियम में है, तो आपके जो टोटल एक्सपोर्ट है वो आपके टोटल इंपोर्ट के बराबर होंगे, ठीक है। अब टोटल एक्सपोर्ट यानी कि जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, टोटल जो उसकी वैल्यू है एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की वो बराबर होगी। अब वैल्यू कैसे निकालोगे? प्राइस तो मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे ना क्वांटिटी के साथ। तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी सॉरी एक्सपोर्ट के प्राइसेस को मल्टीप्लाई किया उसकी क्वांटिटी के साथ, और इंपोर्ट की प्राइसेस को इंपोर्ट की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको अगर हम यहाँ पे पीएम को नीचे लेके आते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन गया? आपका इनकम टर्म ऑफ ट्रेड का बन गया। और आपके राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू रह जाएगी? क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट में रह जाएगी। यानी कि इनकम टर्म ऑफ ट्रेड बेसिकली आपको क्या बताते हैं? ये इक्वेशन आपको बताएगी कि आपकी जो इंपोर्ट की क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है। यानी कि इनकम टर्म ऑफ ट्रेड आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड को बताएगी साथ में एक चीज और बताती है, वो है कि आपकी इंपोर्ट की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाकी से सारी बातें समान रहती हैं, तो उस केस में आपकी क्वांटिटी जो है इसकी इंपोर्ट की क्वांटिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? इन तीनों वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं यानी कि पी एक्स और क्यू एक्स हैं, इनके साथ पॉजिटिव रिलेशन होगा ना। हमें पता है कि जब आप ऐसे इक्वेशन लिखते हो तो जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं उनके साथ आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है, और जो नीचे वाली वैल्यूज होते हैं उनके साथ हमारा नेगेटिव रिलेशन रहता है। यानी कि अगर इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो कौन से केस में बढ़ेगी? अगर आपके एक्सपोर्ट के प्राइसेस या फिर क्वांटिटी जो है आपके एक्सपोर्ट की वो बढ़ती है, और अगर आपके प्राइसेस जो है इसके इंपोर्ट के कम होते हैं, तो उस केस में भी आपके इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है। इतनी आई बात समझ में सभी को? यस मैम। तो अभी के लिए एक सेकेंड।